हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर्स 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग CRUD एप्लीकेशन यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच इन ASP.NET कोर्स 6। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और भाई देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले आपने हमारा चैप्टर नंबर 39 और 40 लाजमी देखना है। क्यों लाजमी देखना है? क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करके, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की है जो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच है जिसका क्या नाम है कोड फर्स्ट अप्रोच, इसको आप इंप्लीमेंट किस तरह से करते हो अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर। इसका मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच के लिए आपको कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग किस तरह से सेटअप करनी है, मॉडल क्लासेस, डेटा कंटेक्स्ट क्लासेस किस तरह से आप बनाओगे, ठीक है, माइग्रेशंस किस तरह से रन करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता के आया हूँ। और वो मैंने कौन से लेक्चर में बताया था? हमारा चैप्टर नंबर 39 और 40। तो वो दोनों लेक्चर्स देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कोड फर्स्ट अप्रोच को इंप्लीमेंट करना सिखाया था, उसी एप्लीकेशन के अंदर ही मैं यहाँ पे आज CRUD एप्लीकेशन आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 41 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, CRUD एप्लीकेशन, ठीक है, मैंने आपको बताया था एंटिटी फ्रेमवर्क की दो अप्रोचेज हैं, एक कोड फर्स्ट अप्रोच है, एक डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है। अभी हम कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करके काम कर रहे हैं। तो कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करके हम CRUD एप्लीकेशन किस तरह से बनाएंगे वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और फिर जब हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हम कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करके CRUD एप्लीकेशन किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई देखो, CRUD एप्लीकेशन, देखो आप सबको पता है CRUD मतलब C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, U स्टैंड्स फॉर अपडेट और D स्टैंड्स फॉर डिलीट। क्रिएट मतलब डेटा इंसर्ट करना, रीड मतलब डेटाबेस से डेटा फेच करना, U मतलब अपडेट करना और फिर D मतलब हमारे पास डेटा डिलीट करना, ठीक है। और ये सारे ऑपरेशंस हम डेटाबेस के साथ परफॉर्म करते हैं और आपको पता है कि हम डेटाबेस प्रोवाइडर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो, लास्ट लेक्चर में जहां तक हमने काम किया था वो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाओ। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे अपना ये इंडेक्स पेज बनाया था और इसके अंदर से देखो डेटा कहाँ से आ रहा था, हमारे डेटाबेस से आ रहा था, उस टेबल से आ रहा था जो कि हमने कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करके जनरेट किया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, होम कंट्रोलर का अगर मैं आपको ये इंडेक्स वाला मेथड दिखाऊं, ठीक है, ये देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये हमारा जो स्टूडेंट डीबी है, ये क्या है, हमारा वो जो स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट क्लास थी उसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे देखो डीबी सेट था, उसके अंदर से मैंने डेटा गेट किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ एसटीडी डेटा में पास किया और फिर अपने व्यू के अंदर इसको पास कर दिया। और फिर ये इंडेक्स का व्यू मैंने कैसे बनाया था, मैंने आपको बताया था लिस्ट टेम्पलेट को यूज करके, मतलब स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया था मैंने और जो इसकी लिस्ट टेम्पलेट थी उसको यूज करके मैंने इसका व्यू जनरेट किया था। और व्यू में आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये देखो, ये आपको व्यू नजर आ रहा है, ये इंडेक्स का व्यू है। ये कौन सा व्यू है? यही वाला व्यू है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको इंडेक्स नजर आ रहा है, फिर नीचे एक लिंक है क्रिएट न्यू, ठीक है, ये लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख रहे हो। फिर आ जाओ टेबल, मतलब ये आपको जितना भी डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है ब्राउजर में, ये सारा HTML टेबल के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये टेबल हेडर का पोर्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये कौन सा पोर्शन है जिसके अंदर आपको यहाँ पे ये हेडिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है, नेम, जेंडर, एज, स्टैंडर्ड, सही है। और ये देखो इसके अंदर देखो TS बने हुए और इसके अंदर यहाँ पे देखो HTML का हेल्पर यूज हुआ है, डिस्प्ले नेम फॉर। ये क्या कर रहा है, वो जो हमारे मॉडल के अंदर जो हेडिंग्स है ना, ठीक है, मतलब जो कॉलम नेम्स हैं वो यहाँ पे हमें रेंडर करवा के दे रहा है, ठीक है, ये नेम, जेंडर, एज, स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक और पोर्शन है, यहाँ पे देखो टी बॉडी के अंदर देखो लूप चल रहा है और मॉडल से हमें डेटा गेट कर रहा है और यहाँ पे देखो एक सेपरेट रोज में यहाँ पे हमें क्या करके दे रहा है, ये डेटा जनरेट करके दे रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे HTML का ये जो डिस्प्ले फॉर का हेल्पर है जो कि आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उन्हें यहाँ पे आपको गेट करवा के देता है, ठीक है। डिस्प्ले नेम फॉर क्या करता है, कॉलम नेम्स आपके पास जो हेडिंग्स होती हैं वो डिस्प्ले करवाता है और डिस्प्ले फॉर के ये जो हेल्पर्स हैं ये क्या करते हैं, जो वैल्यूज हैं आपके कॉलम्स के अंदर, टेबल्स के अंदर, वो आपको यहाँ पे रेंडर करवाता है, ठीक है। तो भाई देखो, अभी हमने क्या किया, सिर्फ डेटा रीड किया, मतलब डेटा रीड करने वाला काम हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके थे। मतलब CRUD के अंदर जो R है, जो रीड है, वो हम अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो जब मैंने डेटा रीड किया और यहाँ पे देखो आपके पास लिस्ट टेम्पलेट को यूज करके ये जो व्यू है ये मैंने जनरेट किया,
तो इसके अंदर देखो बहुत सारे आपके पास लिंक्स हैं, देख रहे हो, क्रिएट न्यू है, एडिट है, डिटेल्स है, डिलीट है। अभी तक हमने इसके ऊपर काम नहीं किया, तो जब हम इसके ऊपर काम कर लेंगे तब हमारी क्रड एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास आपको एक क्रिएट न्यू का लिंक नजर आ रहा होगा। क्रिएट न्यू मतलब अगर मुझे अपने टेबल के अंदर, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर एक न्यू रो इंसर्ट करनी है, कोई न्यू स्टूडेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू के लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। लेकिन भाई देखो अभी तक मैंने इसका कोई व्यू जनरेट नहीं किया, कोई एक्शन मेथड पे काम नहीं किया। तो देखो अगर अभी मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखो यूआरएल में देखो ये कहाँ जा रहा है, ये होम कंट्रोलर के क्रिएट एक्शन मेथड के पास जा रहा है। लेकिन भाई देखो अभी तक हमारे पास क्रिएट एक्शन मेथड तो मौजूद ही नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे आके एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, स्टॉप करता हूँ इसको। ठीक है, स्टॉप हो गया और अब चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको इंडेक्स नजर आ रहा है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं नीचे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब अब देखो ये मैं बना रहा हूँ एक्शन मेथड किसके लिए, क्रिएट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक व्यू रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब आप क्रिएट न्यू वाले लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप होम कंट्रोलर के इस एक्शन मेथड के पास आ जाओगे, मतलब ये वाला एक्शन मेथड कॉल हो जाएगा। तो जब ये वाला एक्शन मेथड कॉल होगा ना, तो ये हमें एक व्यू रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमारे पास एक इंसर्ट का फॉर्म होगा, जिसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, नेम के लिए, फादर नेम के लिए, जेंडर, एज के लिए। ठीक है, और जब मैं वो डेटा सबमिट करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो वो मेरे डेटाबेस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, और फिर उसी को मैं फेच कर लूंगा अपने लिस्ट वाले टेम्पलेट में, मतलब इंडेक्स पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं क्रिएट का व्यू बनाऊंगा उसमें मैं क्रिएट टेम्पलेट का यूज़ करूंगा। मतलब यहाँ पे जब मैंने इंडेक्स का व्यू बनाया था यहाँ पे लिस्ट टेम्पलेट यूज़ किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्रिएट का व्यू बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं क्रिएट टेम्पलेट यूज़ करूंगा, जो कि हमें एक इंसर्ट का फॉर्म ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। ठीक है, ये फायदा है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्रिएट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको रेजर व्यू नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ से आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, क्रिएट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी हमारी, स्टूडेंट। और नीचे देखो डेटा कंटेक्स्ट क्लास पहले से सिलेक्टेड है, कौन सी है हमारी, स्टूडेंट डीबी कंटेक्ट, जिसके अंदर स्टूडेंट्स वाला डीबी सेट मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो हमारे क्रिएट का ये जो टेम्पलेट है, व्यू है, ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे देखो आपको क्रिएट न्यू का लिंक नजर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक करूँगा देखो ये होम कंट्रोलर के क्रिएट एक्शन मेथड के पास गया, और यहाँ पे देखो हमें इसने ये एक क्रिएट टेम्पलेट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब क्रिएट का फॉर्म है, मतलब इंसर्ट का फॉर्म है। देख रहे हो, सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे क्रिएट मतलब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए हमारे डेटाबेस में। और यहाँ पे देखो एक लिंक भी इसने हमें ऑटोमेटिक बना के दिया है, जिसका क्या नाम है, बैक टू लिस्ट। मतलब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप वापस कहाँ चले जाओगे, अपने इंडेक्स के व्यू में रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे आके अब अगर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे देखो अभी तक मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको सिंपल रखने के लिए वो जो रिक्वायर्ड की वैलिडेशन हमने पढ़ी थी, डेटा एनोटेशन, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और हम चलते हैं अपनी क्लास पे, कौन सी क्लास, मॉडल क्लास, इसका नाम क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये कुछ कॉलम के एट्रीब्यूट्स लगाए थे, की लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने ये जो नेम वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे मैं लगाता हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड लगाता हूँ और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे देखो इसका जो नेम स्पेस है वो टॉप पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, नजर आ रहा है आपको डेटा एनोटेशंस। ठीक है, आप अगर कस्टम मैसेज सेट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं कस्टम मैसेज सेट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके ऊपर मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि जो यूज़र है वो इसको एम्प्टी ना छोड़ सके। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे आके इस तरह से मैं कर दूंगा। और भाई देखो जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ मैं इंटीजर के आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इसको मैं नलेबल बना लेता हूँ। ये मैंने आपको बताया था जब हमने डेटा एनोटेशंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, आईडी को आप रहने दो, क्योंकि आईडी के लिए हमारे पास कोई भी टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आइडेंटिटी है। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मैंने आपको क्या बताया, वो जो क्रिएट वाले फॉर्म के अंदर सबमिट का बटन था, मतलब इंसर्ट का बटन था। तो जब मैं इंसर्ट करूँगा तो हमारे पास डेटा आना चाहिए यहाँ पे। देखो मैं ये वाला एक्शन मेथड यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगाऊंगा HTTP पोस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मैं क्रिएट न्यू वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये वाला एक्शन मेथड चलेगा, और ये हमें वो जो इंसर्ट फॉर्म वाला व्यू था वो हमें रिटर्न करके देगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, मतलब डेटा इंसर्ट करूंगा, तो ये वाला हमारे पास एक्शन मेथड कॉल होगा, जिसके ऊपर मैंने क्या लगाया है, HTTP पोस्ट। इसका मतलब आप समझ लो
कि ये HTTP गेट के लिए चलेगा और ये HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए चलेगा। और भाई देखो, जब मैं डेटा सबमिट करूंगा तो वो जो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा है वो यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर आके स्टोर होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बना रहा हूँ स्टूडेंट टाइप का, और उस पैरामीटर का नाम यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, STD। इसका मतलब जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा उसके अंदर नेम है, जेंडर है, फादर नेम है, वो सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है किस टाइप का, स्टूडेंट क्लास टाइप का है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो इसके ऊपर मैंने रिक्वायर्ड लगाए हुए हैं, मतलब रिक्वायर्ड भी हमारे पास चलेंगे। और अब देखो, अब अगर मैं आपको अपना ये क्रिएट वाला व्यू समझाऊं, मतलब इसका कोड ये जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हो फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो SP वैलिडेशन समरी है, इसको मैंने ऑल नहीं किया हुआ इसलिए सारे मैसेजेस यहाँ पे शो नहीं होंगे। सारे मैसेजेस कहाँ पे शो होंगे, हर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे। ये आपको नजर आ रहा है, SP वैलिडेशन फॉर हमने कवर किया था। तो ये देखो यहाँ पे लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, फॉर्म ग्रुप के अंदर ये सारा काम हो रहा है, देख रहे हो ये सारा यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये जो इंसर्ट फॉर्म है ये इस तरह से जनरेट हुआ है। और फिर नीचे देखो बैक टू लिस्ट वाला हमारे पास लिंक था। सही है, तो अब यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ तक। ठीक है, देखो इंडेक्स पेज आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे अब मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। और देखो अगर मैं ये सारी फील्ड्स एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखो जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो देखो सबके नीचे हमारे पास एरर मैसेज आ रहे हैं। और अभी देखो ये जो बाय डिफॉल्ट एरर मैसेज हो रहे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम मैसेज भी सेट कर सकते हो, ये मैंने आपको डेटा एनोटेशन वाले लेक्चर्स के अंदर समझाया था। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई देखो जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा दूंगा, सारा डेटा देके क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डेटा कहाँ पे आके स्टोर होगा, यहाँ पे STD के अंदर यहाँ पे आके स्टोर होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ अपने STD से डेटा लूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करवाऊंगा। किस तरह से, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इसके अंदर इफ कंडीशन लगाता हूँ। और आपको याद होगा जब हम वैलिडेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक मॉडल स्टेट होता है और इसको हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि भाई अगर ये इज वैलिड है, मतलब अगर हमारे फॉर्म के अंदर कोई भी वैलिडेशन एरर नहीं है तो इस वैलिड के अंदर ट्रू जाएगा और ये वाला इफ का कोड जनरेट होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो मैंने स्टूडेंट DB का एक वेरिएबल बनाया था ना टॉप पे, कौन सा वाला वेरिएबल है, यहाँ पे देखो ये जो मैंने टॉप पे लास्ट क्लास में ये वेरिएबल बनाया था ना, किस टाइप का वेरिएबल बनाया था, स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट टाइप का यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया था, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि इसी के अंदर हमारा वो DB सेट है। कौन सा DB सेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट्स वाला DB सेट जिसके अंदर हमारा डेटा सारा इंसर्ट होगा और वो डेटाबेस के टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, नीचे आता हूँ। ठीक है, तो नीचे आ जाओ यहाँ पे अपने इफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड कर दो इसके अंदर, क्या ऐड कर दो, ये STD। मतलब मैंने क्या बताया, मेरे फॉर्म का डेटा सारा यहाँ पे आके स्टोर होगा और उसी को अब देखो मैं ऐड कर रहा हूँ। कहाँ ऐड कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के DB सेट में, जो कि हमारे पास इस डेटा कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर है। मतलब देखो सिंपल, यहाँ पे जस्ट आपने ऐड का मेथड कॉल करना है और आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ADO.NET के अंदर हमें बहुत सारी लंबी लंबी क्यूरी लिखनी पड़ती थी, उसके बाद हमारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट होता था। लेकिन भाई देखो ऐड करने के बाद आपने एक और यहाँ पे चीज़ लाजमी इंप्लीमेंट करनी है, वो क्या है कि जो आपका स्टूडेंट DB का ऑब्जेक्ट है इसके साथ आपने यहाँ पे सेव चेंजेस का ये मेथड लाजमी कॉल करना है। क्योंकि भाई देखो जब आप यहाँ पे ऐड करोगे ना तो उसकी जो चेंजेस होंगी उन्हें सबमिट करने के लिए, मतलब सक्सेसफुली उसको सबमिट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको ये वाला मेथड यहाँ पे लाजमी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब डेटा आपका यहाँ पे इन 2 लाइंस के थ्रू सबमिट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर, तो उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको रीडायरेक्ट करवाता हूँ। रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट टू एक्शन। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले अपने एक्शन मेथड का नाम मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, इंडेक्स पे, और ये कौन से कंट्रोलर के अंदर है, होम कंट्रोलर के अंदर है। ठीक है, सही है, तो देखो यहाँ पे हमने ये अपने इंसर्ट डेटा वाला जो काम है CRUD के अंदर वो मैंने अचीव कर लिया। ठीक है, तो इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अब मैं क्रिएट न्यू वाले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो फॉर्म आ गया। अच्छा, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करने से पहले अगर मैं आपको अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है, ये डेटाबेस और इसका टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या नाम रखा था हमने, कोड फर्स्ट DB, और इसके अंदर जो हमारा टेबल है उसका क्या नाम है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसके मैं आपको रिकॉर्ड्स दिखा देता हूँ कि 3 रिकॉर्ड्स थे जो कि हमने यहाँ पे इंसर्ट किए थे जब हम कोड फर्स्ट अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो ये देखो 3 रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं, यही तीनों रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे क्या किए थे, फेच किए थे। और अब मैं चौथा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रेम। ठीक है, उसके बाद जेंडर मैं कह देता हूँ मेल, एज मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18, और स्टैंडर्ड क्लास मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो यह मैं रिडायरेक्ट करके कहाँ पे ले गया, इंडेक्स वाले व्यू पे ले गया। और ये देखो सबसे लास्ट रो देखो, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है
कि किसका रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था, यहाँ पे प्रेम का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था, देख रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अपना सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो इसके अंदर मुझे कुछ सेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो मैंने क्रिएट वाला एक्शन मेथड बनाया भाई, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि भाई अगर ये डेटा सारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है तो हमें रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, हमारे इंडेक्स के व्यू में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो क्या होगा, ये जो इफ के बाहर हमारे पास ये व्यू है ना, ये रिटर्न होगा। और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर यही जो डेटा हमारे पास एसटीडी के अंदर स्टोर है ना, ये मैं यहाँ पे अपने व्यू के अंदर पास कर देता हूँ, ठीक है। ताकि अगर रिक्वेस्ट हमारे पास फेल भी हो जाती है, मतलब डेटा इंसर्ट नहीं होता, तो ये एसटीडी हमारे पास इसी व्यू के अंदर, इसी इंसर्ट फॉर्म के अंदर रिटर्न होगा। और भाई देखो एक पॉइंट मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता जाऊं भाई, देखो ASP.NET कोर के अंदर जब भी आप CRUD एप्लीकेशन बनाते हो ना, और इसके अंदर जब आप ये डेटा ऐड करते हो, मतलब इंसर्ट करते हो और सेव चेंजेस वगैरह करते हो, मतलब रिक्वेस्ट आप भेजते हो ना अपने एक्शन मेथड्स के ऊपर, तो ASP.NET कोर रिकमेंड करता है कि भाई ये काम आपने करना है एसिंक्रोनसली। तो भाई अगर किसी को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में नहीं पता, तो पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एसिंक्रोनसली आपके पास परफॉर्मेंस वाइज अच्छी होती है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस यहाँ पे मैं किस तरह से इंप्लीमेंट करूंगा, आपको पता है, आपने असिंक और अवेट के कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास क्रिएट वाला मैथड है, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक के बाद यहाँ पे एसिंक लगाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ टास्क, ठीक है। एसिंक ऑपरेशंस के लिए हम यहाँ पे टास्क यूज़ करते हैं जेनरिक, और इसके अंदर ये जो आई एक्शन रिजल्ट है वो मैं इसके एंगल ब्रैकेट्स में यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये जो ऐड है ना, ऐड मेथड, ठीक है, इस वाली लाइन से पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अवेट लगाऊंगा, ठीक है। और अब यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ करूंगा वो होगा ऐड असिंक, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एसिंक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जिससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अवेट। इसका मतलब अवेट लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे ये डिले ले सकता है, ठीक है। और ये जो जितना भी काम है ये एसिंक्रोनसली इंप्लीमेंट होगा। सेम इसी तरह नीचे आ जाओ, ये जो सेव चेंजेस था यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेव चेंजेस एसिंक, और इससे पहले भी मैं यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है जिस मेथड में आप यहाँ पे एसिंक स्पेसिफाई करते हो उसकी डेफिनेशन में, तो इसके अंदर आपको अवेट भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। मतलब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंक्रोनसली काम करना चाह रहे हो या एसिंक्रोनसली काम करना चाह रहे हो। मैंने यहाँ पे देखो ये एसिंक और अवेट के कीवर्ड्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि ASP.NET कोर हमें यही चीज़ क्या करता है, रिकमेंड करता है। मैं अपनी एप्लीकेशन को ज़रा स्टॉप कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एसिंक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना था ना, इसलिए यहाँ पे देखो ऐड के आगे एसिंक लगा दिया, और यहाँ पे देखो जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो है सेव चेंजेस एसिंक। मतलब देखो काम ये वैसे ही करेगा, मतलब डेटा हमारे पास इस केस में भी सक्सेसफुली इंसर्ट होगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अब मैंने एसिंक्रोनसली यहाँ पे काम किया है। तो अगर मैं इसका भी आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और डेटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, अदनान, ठीक है। जेंडर यहाँ पे कर देते हैं मेल, एज में कर देता हूँ यहाँ पे 19, और क्लास में यहाँ पे कर देता हूँ 11, ठीक है। और अब देखो अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा, इंडेक्स के व्यू में लेके जाएगा। और ये देखो अदनान का डेटा बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। मतलब सिंक्रोनसली भी काम कर लो, एसिंक्रोनसली भी काम कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे आईडी वाला कॉलम नहीं है, देख रहे हो, क्योंकि हमारे टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, आईडी वाले कॉलम को हाइड रखता है। लेकिन अगर आईडी मुझे चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और यहाँ पे चलते हैं अपने इंडेक्स वाले व्यू में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ सबसे टॉप पे, ठीक है। देखो आपको ये जो सबसे पहला TS नज़र आ रहा है, ये क्या कर रहा है, वो जो नेम वाली प्रॉपर्टी थी, नेम वाला कॉलम था, उसका हेडर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये TH मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसी TR के अंदर मैं ऊपर सबसे टॉप पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ model.id, जो कि हमारी प्रॉपर्टी का नाम है। ये अब ID का कॉलम डिस्प्ले करवाएगी, और इसकी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे आ जाओ फॉर ईच लूप के अंदर। ये देखो आपको TD नज़र आ रहा है, डिस्प्ले फॉर वाला, जिसके अंदर आइटम नेम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और TR के अंदर सबसे टॉप पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप डिस्प्ले करवाओगे वो ID वाले कॉलम्स की होंगी, ठीक है। Ctrl+K Ctrl+D करके इसको मैंने ब्यूटीफाई कर दिया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आके अगर मैं एप्लीकेशन रन करूँ तो अब हमें ID वाला कॉलम भी नज़र आएगा। तो ये देखो अब जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब की यहाँ पे देखो IDs भी आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा फिर यहाँ पे देखो अभी ये जो मैंने क्रिएट वाला मेथड था, सिर्फ मैंने इसको क्या बनाया, एसिंक बनाया। लेकिन यहाँ पे देखो टॉप पे चलते हैं, यहाँ पे देखो जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है, इसको भी मैं एसिंक बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एसिंक लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह आपने इसको एक्शन रिजल्ट को, आई एक्शन रिजल्ट को टास्क के अंदर इस तरह से बंद करना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो आपको मेथड नज़र आ रहा है ना, टू लिस्ट, इसके आगे भी आप क्या लगा दो, एसिंक, मतलब टू लिस्ट एसिंक, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। और इसके शुरू में यहाँ पे देखो इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे भी मैं क्या लगा देता हूँ, अवेट,
तो यहाँ पे देखो टू लिस्ट एसिंग पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट लगा के दोबारा से इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास ये जो एरर आ रहा है ये ना आए, ठीक है। सही है। तो मतलब हमारे पास ये भी अब एसिंग फंक्शन के अंदर एसिंक्रोनसली क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, इसको भी देख लो। तो ये देखो बिल्कुल सही तरह से डेटा फैच हो रहा है, कोई इशू नहीं है। सही है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है भाई। देखो हर रो के आगे यहाँ पे आपको एक डिटेल्स का लिंक नजर आ रहा है, ठीक है। डिटेल्स का लिंक का मतलब कि भाई अगर आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो ये जो भी रो है जिसके आगे आपने डिटेल्स पे क्लिक किया है, इसकी मजीद इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। अब भाई देखो होता पता है क्या है, देखो मेरे पास 5 कॉलम्स है ना, मैंने पांचों के पांचों कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए हैं अपने लिस्ट टेम्पलेट के अंदर। लेकिन होता क्या है कि भाई इंडेक्स के अंदर ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 3 कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। 3 कॉलम्स में यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, और बाकी के जो 2 कॉलम्स है ना, एज और स्टैंडर्ड, वो मैं यूजर को तब डिस्प्ले करवाऊंगा जब वो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेगा। सही है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि एज और स्टैंडर्ड वाला ये जो कॉलम है इसको आप यहाँ से हाइड कर दो, मतलब इंडेक्स के व्यू से, लिस्ट टेम्पलेट से आप हाइड कर दो, लेकिन आप इसको कहाँ पे दिखा दो, डिटेल्स के व्यू में, ताकि अगर उसे एक्स्ट्रा डिटेल्स व्यू करनी है तो वो डिटेल्स के लिंक पे क्लिक कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अगर अभी मैं डिटेल्स के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप जरा यूआरएल देखना, ये क्या कह रहा है, होम कंट्रोलर में जा रहा है, डिटेल्स के एक्शन मेथड के पास जा रहा है, और आईडी क्या लेके जा रहा है, 2, क्योंकि अभी मैंने वो जो सेकंड रो थी उसके आगे डिटेल्स के लिंक के ऊपर क्लिक किया। तो भाई देखो अभी हमारे पास डिटेल्स का एक्शन मेथड नहीं है, जो कि हमारा ये 2 पैरामीटर जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये मुझे अभी बनाना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यही वाला जो हमारे पास मेथड है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। जो क्रिएट है इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो अब मैं इसका नाम रखूँगा डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स। और ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इंटीजर आईडी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जरा आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो टू लिस्ट एसिंक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मॉडल के अंदर यहाँ पे इस तरह से एक मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ एक्स डॉट आई डी, ठीक है, मतलब ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो मॉडल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्स डॉट आई डी मतलब आई डी, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये मैच होती है हमारी इस आईडी के साथ, ठीक है, ये आईडी कौन सी है, ये आईडी है हमारे पास, ये जो पैरामीटर से आ रही है ना, मतलब अगर मैंने सेकंड रो पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आईडी क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या पास किया, आईडी 2। तो मैं इसको मैच करवा रहा हूँ कि भाई क्या ये हमारे मॉडल के अंदर मौजूद है, मतलब ये हमारे डीबी सेट के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो इसकी पूरी रो आप कहाँ पे भेज दो, इस एसटीडी डेटा के वेरिएबल के अंदर भेज दो, और यही एसटीडी डेटा, ये जो मेरा डिटेल्स वाला व्यू है उसको मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मैं व्यू बना लेता हूँ, ठीक है। तो व्यू किस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो डिटेल्स के लिए भी हमारे पास डिटेल्स का एक टेम्पलेट है, जिस तरह मैंने लिस्ट टेम्पलेट यूज किया, क्रिएट टेम्पलेट यूज किया, उसी तरह डिटेल्स के लिए भी हमारे पास टेम्पलेट है, ठीक है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू के ऊपर जाते हैं, ठीक है, रेजर व्यू यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्यू का नाम क्या होगा, डिटेल्स, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जो मैं टेम्पलेट यूज करूंगा वो कौन सी होगी, यहाँ पे देखो डिलीट के नीचे डिटेल्स, इसको सिलेक्ट करना है। क्योंकि भाई देखो ये मैं टेम्पलेट क्यों यूज कर रहा हूँ, मतलब अपने व्यूज को जनरेट करने के लिए ये बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट्स हैं जिनको स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है, ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि व्यूज बनाने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। भाई देखो मैं चाहूँ तो ये सारे व्यूज जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं ना, ये मैं खुद से भी लिख कर बना सकता हूँ, लेकिन उसमें हमारा टाइम बहुत सारा वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके ऑटोमेटिक इसकी जो कोड जनरेशन है उसका काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाओ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यहाँ पे कौन सी है, हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको स्टूडेंट नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और फिर देखो डेटा कंटेक्स्ट क्लास पहले से सिलेक्टेड है, कौन सी, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आके ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखो हमारे डिटेल्स का व्यू यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, और देखो स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब आप जिस रो के आगे डिटेल्स के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे उस स्टूडेंट का जो पर्टिकुलर डेटा है वो यहाँ पे इस तरह से आपको शो होगा। और देखो यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, देखो डेफिनेशन लिस्ट, देख लो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपके पास डेफिनेशन टाइटल है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। भाई आपको पता है ना एचटीएमएल के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है, और डेफिनेशन लिस्ट होता है। तो ये जो डिटेल्स का व्यू जनरेट हुआ है ना ऑटोमेटिक, ये कैसे जनरेट हुआ है, देखो डेफिनेशन लिस्ट को यहाँ पे यूज करके जनरेट हुआ है। और देख रहे हो यहाँ पे भी डिस्प्ले नेम फॉर है, और यहाँ पे भी डिस्प्ले फॉर है वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स भी देखने को मिलेंगे, देखो एडिट का लिंक है और देखो बैक टू लिस्ट का लिंक है। तो अगर मैं डिटेल्स का आपको व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे देखो कविता का रिकॉर्ड है ना, इसके आगे मैं डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमें डिटेल्स के व्यू में ले गया और यहाँ पे देखो कविता जो हमारे पास था उसका डेटा यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आईडी आपको शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आईडी को अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ अपने डिटेल्स के व्यू में और इसके अंदर टॉप पे आ जाओ। ये देखो आपने क्या करना है, ये जो डी है और ये जो डी है, ठीक है, इन दोनों को साथ कॉपी करना है और इस DL के अंदर सबसे टॉप पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर दो ID model.id और नीचे भी आप यहाँ पे डिस्प्ले फॉर के अंदर क्या पास कर दो model.id। तो इससे क्या होगा, ID भी अब आपको यहाँ पे इसके अंदर शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, देखो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जाम्पल प्रेम के आगे डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो प्रेम का रिकॉर्ड आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आप क्या करो, देखो बैक टू लिस्ट पे जाओ, इंडेक्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स डिस्प्ले करवाओ, लेकिन जब आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सारे कॉलम्स मतलब सारा डेटा उसको डिस्प्ले करवाओ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आप यूज करते हो डिटेल्स। अच्छा भाई देखो ये जो डिटेल्स है ना, ठीक है, इसके अंदर ना मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी है, मतलब कुछ वैलिडेशन यहाँ पे लगानी है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और वो क्या है भाई, यहाँ पे देखो ID यहाँ पे आएगी ना, ठीक है, हमारे पास इस पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ पे मैं कुछ वैलिडेशन लगाता हूँ। ठीक है, वो वैलिडेशन क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाता हूँ कि भाई अगर ID नल है, अगर ID नल है, और ID नल कब होगी, यहाँ पे देखो आपको इंट के आगे यहाँ पे क्या लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या सेट करना चाह रहा हूँ, नल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ID बराबर है नल के, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास स्टूडेंट DB है, ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट DB है, इसके अंदर जो हमारा DB सेट है, कौन सा DB सेट, स्टूडेंट्स वाला, अगर ये नल है, ठीक है, इन केस अक्सर हो जाता है कि कभी कभार ये नल हो जाता है, तो इस चीज़ को भी वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे क्या लगा दी कंडीशंस, और बीच में मैंने क्या लगाया, और ऑपरेटर। ठीक है, ये और ऑपरेटर है कि भाई अगर ID नल है या फिर अगर हमारे पास ये जो DB सेट है अगर ये नल है, तो दोनों के केस में आप क्या करो, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे नॉट फाउंड का एक रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉट फाउंड का एक मेथड कॉल किया जो कि क्या काम करेगा, देखो अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो देखो नीचे आपको यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, कि ये क्या करता है, नॉट फाउंड रिजल्ट रिस्पॉन्स में यूजर को जनरेट करके देता है, जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे नॉट फाउंड का कोई इशू आ रहा है। ठीक है, सही है, तो ये काम कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आ जाओ, देखो ये जो मैं अपने DB सेट में से यहाँ पे जो ID को चेक कर रहा हूँ ना कि भाई क्या वो ID मौजूद है, अगर वो ID मौजूद है तो उससे रिलेटेड जो भी रो है वो यहाँ std डेटा के अंदर पास कर दो। तो देखो अब std डेटा के ऊपर भी मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो उसी तरह से जिस तरह मैंने ऊपर लगाया था कि भाई इसको भी नल के लिए हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर ये भी नल है, क्योंकि हो सकता है उसको डेटा मिले ना, यहाँ पे नल आ जाए, तो उस केस में भी आप क्या करो, यहाँ पे देखो रिटर्न नॉट फाउंड, आप यहाँ पे भी ये वाला काम कर दो। और अगर ये दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू नहीं होती तो क्या होगा, ये जो std डेटा है ये हमारे डिटेल्स के व्यू को यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर वैलिडेशंस के साथ भी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो रिकॉर्ड आपका सारा बिल्कुल सही तरह से आ रहा है, और अगर मैं जाऊँ डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो डिटेल्स का डेटा भी बिल्कुल सही तरह से आ रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है, आपके पास कोई एरर नहीं है, मतलब सेम रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बैक टू लिस्ट करते हैं।